Hello students, I welcome you all to this class. Today's topic is reflection of light. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो हम बारी बारी से सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हमें लाइट का आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज लाइट, राइट। और लाइट होती क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी दिस वर्ल्ड। इसी की वजह से हम आसपास की हर एक चीज को देख पाते हैं, है ना। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम अपने आसपास के वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और ये जो एनर्जी है इट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। ठीक है, ये किस फॉर्म में हमें मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर ये वेव्स बनी हुई हैं। और वेव्स हम ऑलरेडी जानते हैं, दीज आर द डिस्टर्बेंसेस दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपके ऑसिलेट होते रहते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को कैरी करके ले जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी हमने इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया हुआ है ना। इस क्लासिफिकेशन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स को अलग अलग नाम देते हैं, राइट। जैसे हमारी गामा रेज हो गई, है ना, रेडियो वेव्स हो गई। तो इसी तरीके से जो अलग अलग वेवलेंथ की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अब इन्हीं में से एक पार्ट आता है दैट इज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इस रेंज की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट बेसिकली इतनी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको हमारी आईज डिटेक्ट कर पाती हैं। तो इसीलिए इस पोर्शन को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। और 700 नैनोमीटर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमारी इंफ्रारेड आ जाती है। और 400 नैनोमीटर से नीचे जाते हैं तो वहां पे हमारी यूवी रेज आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। उनको हमारी आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो बेसिकली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये जो लाइट की हम जो बात कर रहे हैं ये कौन सी लाइट है? दिस इज विजिबल लाइट। और हम अपनी स्टडी विजिबल लाइट पे ही फोकस करने वाले हैं। अब लाइट की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लाइट की जो स्पीड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये जो लाइट की स्पीड है दैट इज इन वैक्यूम। और एयर के अंदर भी लाइट की स्पीड लगभग लगभग इतनी रहती है, बहुत हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस आता है। तो हम जानते हैं लाइट का अगर मीडियम चेंज होगा तो उसकी स्पीड भी चेंज होने वाली है, राइट। इसके अलावा हम मानते हैं कि लाइट हमेशा जो है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लॉन्ग स्ट्रेट पाथ। ठीक है, और पूरे रे ऑप्टिक्स में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वहां पे हम इस तरीके की स्ट्रेट एरोज से हम दिखाएंगे। दिस विल कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। और ये रे ऑफ लाइट बेसिकली क्या शो करता है आपको? इट शोज यू द पाथ जो लाइट रे ने ट्रेवल किया है। ये आपको लाइट का पाथ शो करता है, इसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब ये रे ऑफ लाइट अगर किसी भी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती है, लेट सपोज ये एक इंसिडेंट रे है, ये किसी मीडियम के ऊपर आके टकरा रही है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 फिनोमिना हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये लाइट रे यहाँ पे टकराने के बाद बाउंस बैक करके सेम मीडियम में वापस जा सकती है। इसी फिनोमिना को बेसिकली हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अगर आपकी लाइट रे आई किसी मीडियम या किसी सरफेस से टकराई और फिर बाउंस बैक होके सेम मीडियम में वापस चली गई तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लाइट रे हो सकता है इस मीडियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, है ना। कुछ लाइट रे ऐसी हो जो अंदर चली जाए, इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे या ट्रांसमिशन बोलेंगे। दिस इज ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन, है ना। और तीसरा फिनोमिना जो हो सकता है दैट इज कि इसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो क्या करे, इस सरफेस का टेम्परेचर राइज कर दे, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, द थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, इस सरफेस का टेम्परेचर राइज होता है। जैसे हम देखते हैं अगर हम सनलाइट में किसी चीज को रख देते हैं, धूप में किसी चीज को थोड़ी देर के लिए, तो उसका क्या होता है, सरफेस का टेम्परेचर राइज हो जाता है, वो चीज गर्म हो जाती है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है डिफाइन किया है। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वन इज लुमिनस
एंड सेकंड वन इज नॉन लुमिनस। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी खुद की लाइट रेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारा सन है ना, हमारे घर में जो सोर्स ऑफ लाइट्स हैं वो क्या क्या है, बल्ब हो सकता है, इट कुड बी अ बल्ब और इट कुड बी अ ट्यूब लाइट और इट कुड बी अ कैंडल। तो ये जितने भी सोर्स ऑफ लाइट है जो अपनी खुद की लाइट रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं जिनकी खुद की कोई लाइट रेज नहीं होती, वो हमें दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ दीज लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज आ रही होंगी, इनके ऊपर फॉल हो रही होंगी और फिर ये ऑब्जेक्ट्स उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे और वो लाइट तब हमारी आंखों में आके हम ये ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली इन ऑब्जेक्ट्स की खुद की कोई लाइट रेज नहीं होती, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट रेज को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको देख पाते हैं। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में जितने भी मोस्टली ऑब्जेक्ट हम अपने आसपास देखते हैं, कुड बी बुक्स है ना, चेयर, टेबल, फैन, ये सब क्या है, दीज ऑल आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, राइट। अभी अभी ये जो हमने बात की थी कि अगर लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंस होती है तो वहां पे तीन फिनोमेना हो सकते हैं, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन या फिर रिफ्लेक्शन। अब इसी के बेसिस पे भी हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स को। वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर अगर लाइट रे आए तो ट्रांसमिशन कुछ भी ना हो, है ना। इस ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, 0% ट्रांसमिशन होता है। सारी की सारी लाइट रे या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए या फिर एब्जॉर्ब हो जाए, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन 0 होना चाहिए, ट्रांसमिशन 0। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यानी अपने अंदर लाइट रेस को ट्रेवल नहीं करने देते, अपने अंदर से लाइट रेस को पास नहीं होने देते। तो अगर हम इनके पीछे से खड़े होकर देखें तो हमें सामने कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सामने वाले ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आ रही होंगी ये उनका पाथ क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, राइट। अब दूसरे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये इसके ठीक ऑपोजिट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जहां पे ट्रांसमिशन आपका क्या हो रहा हो, 100% ट्रांसमिशन हो रहा है या अप्रॉक्स 100%। मोस्ट ऑफ द लाइट रेज इनके ऊपर जो आती हैं ये उनको अपने अंदर से ट्रेवल करने देते हैं, इनमें रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। तो जैसे कि आपके ग्लास हो गए, ग्लास के पीछे से अगर आप खड़े होकर देखोगे तो आपको सामने की सारी चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि सामने वाले ऑब्जेक्ट से जितने भी लाइट रेज आ रही हैं ये सारी की सारी लाइट रेज को अपने अंदर से ट्रांसमिट होने देंगे और वो लाइट रेज फिर हमारी आंखों में आएंगी, तो हमें सामने वाले ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। और तीसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं दैट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट। और ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर समवेयर बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब इनके अंदर से ट्रांसमिशन होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रांसमिशन होता है, बिटवीन 60 to 70-80%। आपको पीछे की चीजें दिखाई देंगी, आपको पता चलेगा कि पीछे कोई चीज रखी हुई है जिससे लाइट रेस ट्रांसमिट होकर इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मेरी आंखों तक आ रही है, लेकिन वो क्लियरली आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब कुछ रेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगी और कुछ ट्रांसमिशन, यहाँ पे तीनों चीजें हो रही होंगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन यहाँ पे 0 भी नहीं है, 100% भी नहीं है, समवेयर बिटवीन 0 and 100, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने पॉलीथीन बैग्स देखे होंगे, आप अपनी आंखों के आगे कोई पॉलीथीन बैग रखेंगे तो आपको उसके पीछे रखी हुई चीजें हल्की हल्की ब्लर दिखाई देंगी, आपको पता तो चलेगा कि पीछे कुछ रखा हुआ है लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं होगा कि वो क्या चीज है, ठीक। अब इसके बाद हमारा टॉपिक जो रिफ्लेक्शन है वो स्टार्ट होता है, और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमने देख ही लिया है कि इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर इट हिट्स एनी ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में। व्हाट आर मिरर्स? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं मिरर्स क्या होते हैं। तो मिरर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका काम क्या है, 100% रिफ्लेक्शन कराना, 100% रिफ्लेक्शन कराना। हमने देखा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो तीन चीज हो सकती है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो 100% रिफ्लेक्शन करा रहे हो, जिनमें कुछ भी एब्जॉर्प्शन ना हो रहा हो, कुछ भी ट्रांसमिशन ना हो रहा हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम मिरर्स बोलते हैं। और मिरर्स को हम बनाते कैसे हैं, हम कोई ग्लास लेते हैं प्लेन और उसको एक तरफ से हम पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर पॉलिशिंग ये होती है, जिससे कि अब इसके ऊपर कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होगी तो वो सारी की सारी लाइट रे 100% क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम मिरर बोलते हैं। तो हम जब भी रिफ्लेक्शन की स्टडी करते हैं हम कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, मिरर्स को यूज करते हैं। अब मिरर्स को भी हमने क्लासिफाई किया हुआ है।
मिरर्स बेसिकली आपके दो टाइप के आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, वन आर प्लेन मिरर्स, वन आर प्लेन मिरर्स एंड सेकेंड वन आर स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर्स आप सिंपली समझ ही गए हैं, अगर आपका सरफेस एकदम प्लेन होता है, एकदम स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस, तो इस तरह के मिरर्स को हम प्लेन मिरर्स बोलने वाले हैं। जैसा मिरर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपके मिरर का सरफेस कैसा होगा, एकदम प्लेन सरफेस होगा, राइट। जैसा हम घर में जो शीशे यूज करते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी लाइट रे आ रही होगी और फिर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स को पहले हम समझते हैं बनाया कैसे जाता है। इनका सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, वो थोड़ा कर्व्ड सरफेस होता है। और स्फेरिकल मिरर्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, हम ऐसे करते हैं कि हम पहले एक स्फेरिकल ग्लास का एक हॉलो स्फेयर ले लेते हैं, है ना, ये एक हॉलो स्फेयर है ग्लास का, फिर हम इसको कट करते हैं साइड से। अब जब हम इसको साइड से कट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक सरफेस मिलेगा। अगर हम 3D में देखें तो इस तरीके का एक सरफेस होगा जो हमको मिलने वाला है अगर हम इसको कट करेंगे, राइट। अब इस सरफेस के अंदर देखो दो पोर्शन है, एक ये अंदर वाला पोर्शन है जो थोड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और एक ये बाहर वाला पोर्शन है जो बाहर की तरफ आ रखा है ना। इस तरीके का कुछ आपको सरफेस मिलेगा, एक ये अंदर वाला पोर्शन होगा और एक ये बाहर वाला कर्व्ड सरफेस होगा। तो ये अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, दिस इज कॉनकेव सरफेस, और ये बाहर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस। अब इसी पे बेस्ड आपको आपके दो मिरर्स मिलते हैं, वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब आप डिफाइन कैसे करते हैं कौन कॉनकेव मिरर है और कौन कॉन्वेक्स मिरर है। देखो, अगर आपका रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से हो रहा है तो आपको कौन सा सरफेस पॉलिश करना पड़ेगा। हम जानते हैं अभी ये ग्लास है खाली, है ना, तो अभी तो इसमें क्या हो रहा होगा, ट्रांसमिशन हो रहा होगा। आप इधर से लाइट रेस को अगर इंसिडेंट कराओगे वो पीछे निकल जाएंगी, लेकिन आपको बेसिकली इसको मिरर बनाना है। मिरर बनाने के लिए आपका इसको कोई एक सरफेस पॉलिश करना पड़ेगा। अब अगर आपको रिफ्लेक्शन कराना है कॉनकेव सरफेस पे तो आप क्या करो, कॉन्वेक्स वाले सरफेस को पॉलिश कर दो। ठीक है, तो ऐसे मिरर्स को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर्स। ये इस टाइप का जो आपका मिरर होगा, हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे जिसमें हम ये बाहर वाला जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसको पॉलिश करके रखेंगे, और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस होगा, इस बार कॉनकेव सरफेस होगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। और इसी का उल्टा अगर हम करें, अगर हम रिफ्लेक्शन कराएं बाहर वाले सरफेस से तो हमें अंदर वाला सरफेस पॉलिश करना होगा। अगर हम अंदर वाला सरफेस पॉलिश कर दें तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होने वाला है, इस बार बाहर वाले सरफेस पे, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो हम बेसिकली समझ गए हैं दोनों हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन सीखते हैं, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे कराना है। ठीक है, तो प्लेन मिरर से अगर हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो सबसे पहले तो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कोई भी रिफ्लेक्शन कराने से पहले। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके दो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हो क्या रहा है। यहाँ पे लेट सपोज एक प्लेन मिरर में ले लेता हूँ, दिस इज अ प्लेन मिरर, इसके ऊपर कुछ इंसिडेंट रेज आ रही हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे आके टकराएगी मिरर पे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, ये मिरर सरफेस पे जब भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें इस मिरर सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। इस परपेंडिकुलर को हम बोलने वाले हैं नॉर्मल, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज एन इमेजिनरी लाइन जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करने वाले हैं। अब होगा क्या, ये जो इंसिडेंट रे आई है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी और रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे निकल जाएगी। ये जो रे निकली है इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल्स हमें मिलते हैं, फर्स्ट इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये जो एंगल हमें मिलता है इसको हम बोलते हैं एंगल आई, या इसी का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो दूसरा एंगल हमें मिलता है दैट इज बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बोलते हैं कि ये जो तीनों लाइंस हैं, वन इज इंसिडेंट रे, वन इज नॉर्मल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाइंस सेम प्लेन पे लाई करेंगी, है ना।
और दूसरा लॉ हमें बोलता है कि दिस एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, हमेशा ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल रहेगा। तो ये बेसिकली आपके दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, फर्स्ट इज इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड द सेकंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें कहीं पे भी रिफ्लेक्शन कराना है तो हमेशा इन दोनों लॉज को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमारे पास इस टाइप का एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, राइट, और हमने सामने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया है। लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। देखो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो हम सीधा एक बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना देख लेते हैं किस तरीके से बनेगी। सेम वही पॉइंट इमेज से ही मिलके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखो जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन करनी होती है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि इमेज मिलेगी रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट करने वाली है वहीं पे हमें इमेज मिलती है। तो अगर हमें रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कराना है तो एटलीस्ट दो रेज तो हमें चाहिएगी, दो से ज्यादा चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन मीट कराना है तो अकेली एक रे तो खुद से मीट हो नहीं सकती है ना, एटलीस्ट हमें दो रेज की जरूरत है। तो हम किसी एक पॉइंट से सबसे पहले दो इंसिडेंट रेज निकालते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रेज निकलेंगी तभी तो रिफ्लेक्शन होगा ना, तभी हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने ये एक सीधी एक इंसिडेंट रे ड्रॉप की इस मिरर के ऊपर। देखो इस ऑब्जेक्ट से निकल के बहुत सारी रेज जा रही होंगी चारों तरफ, लेकिन अपने को कौन सी रेज चाहिए, जो इस मिरर के ऊपर जाए। तो सबसे पहले हमने एक सीधी रे डाली इस मिरर के ऊपर, ये रिफ्लेक्शन के बाद सीधी वापस निकलने वाली है, राइट, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये फॉलो करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना था, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा इस केस में। एक रे में ऐसे निकाल देता हूँ। अब ये भी यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऐसे ऊपर कहीं निकलने वाली है, राइट। तो मेरे को दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई, वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। अब ये दोनों रेस क्या लेफ्ट साइड में कहीं पे मीट करने वाली है एक दूसरे से? नहीं, ये दोनों तो एक दूसरे से दूर होते जा रही है, राइट। तो इस तरह की रेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर डाइवर्जिंग रेस। दीज आर डाइवर्जिंग रेस, जो रेज एक दूसरे से दूर होती जा रही हो। और इससे दूसरी रेज होती है कन्वर्जिंग रेस। कन्वर्जिंग रेज होती है जो कभी फ्यूचर में एक दूसरे से मिलने वाली है, जो एक दूसरे के पास आती जा रही है। तो डाइवर्जिंग रेस कभी आपस में मिलेंगी तो है नहीं। अब ये दोनों रेज अगर आपस में मिलेंगी नहीं तो हमें यानी लेफ्ट साइड में कोई भी इमेज नहीं मिलने वाली। ऐसा केस जब आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में एक दूसरे से मीट ना कर रही हो, तब आपको जो इमेज मिलती है उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में एक दूसरे से मीट नहीं करती, इसीलिए इसका नाम है वर्चुअल, झूठी इमेज। और दूसरी इमेज होती है रियल इमेज। रियल इमेज आपको मिलती है जब ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में एक दूसरे को मीट करती। अगर यहाँ पे ये डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग रेज होती तो ये एक्चुअल में एक दूसरे से मीट कर रही होती, और जहां पे ये मीट कर रही होती वहां पे आपको एक रियल इमेज मिल रही होती। तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे हमें मिलने वाली है। और मिलेगी कैसे? अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़े होकर देख रहा होगा, उसकी आईज इधर है, तो उसकी आंखों में ये दोनों रेज इस तरीके से आ रही होंगी। अब उसको क्या दिखाई देगा कि ये जो दोनों रेज आ रही हैं पीछे किसी एक पॉइंट से क्या हुई होंगी, इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो पीछे कहीं है ना, और ये इमेज इसको पीछे कहीं दिखाई देगी। इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पीछे कोई एक पॉइंट था जहां से ये दोनों रेज आना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पे इसको इमेज दिखाई देगी, दिस इज द इमेज। और ये किसकी इमेज है? ये इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के हेड की इमेज है। अब सिमिलरली जैसे आपने हेड की इमेज ड्रॉ की है, आप इसके बॉटम की इमेज ड्रॉ कर सकते हो। सीधी एक लाइन डालो, वो पीछे जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन करके नीचे जाएगी, तो आपको सीधा यहाँ पे नीचे एक इस तरीके की एक्सटेंडेड इमेज मिलने वाली है, राइट। तो हम देखते हैं जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमें बिल्कुल ठीक पीछे अपनी एक इमेज दिखाई देती है। अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो ये कैसी इमेज है? दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ये एक वर्चुअल इमेज है। दूसरा प्रॉपर्टी कि ये जो इमेज है इट इज ऑफ सेम साइज, इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से एकदम सेम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द अगर ये जो ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे रखा था मिरर से, तो ये इमेज भी जो है एक्स डिस्टेंस पीछे बनने वाली है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और चौथा पॉइंट जो है कि ये इमेज कैसी है? इरेक्ट है, सीधी इमेज बनी है, ठीक है। और दूसरा ये कैसी है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरल इन्वर्जन होता है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, है ना। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड को रेज करोगे तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड रेज करने वाली है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये बेसिकली आपका प्लेन मिरर हो गया। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है प्लेन मिरर की।
तो ये आपने इमेज फॉर्मेशन देख लिया प्लेन मिरर में। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है प्लेन मिरर के अंदर, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली होता क्या है, अगर ये आपका प्लेन मिरर था और ये आपकी कोई इंसिडेंट रे आ रही थी, राइट, ये इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा डेविएट हो गई, ये फाइनली इधर चली गई, है ना। इसको ओरिजिनली जाना किस पाथ पे था, ये इसका ओरिजिनल पाथ था जहां पे ये जाना चाहती थी, दिस इज इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर रास्ते में मिरर ना आया होता तो ये इसी पाथ पे गई होती, लेकिन ये कहाँ पे चली गई, ये रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई। तो ये जो एंगल है बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज बेसिकली द एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितने एंगल से ये डेविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से, राइट। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, तो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने वाला है, ये कंप्लीट एंगल जो है ये 180 डिग्री का है, और इसमें से अगर हम आई और आर को हटा दें तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का हमारा फॉर्मूला आ जाता है, इट इज इक्वल्स टू 180 माइनस आई प्लस आर, और आई और आर तो सेम ही होते हैं तो हम इसको लिख देते हैं 2i, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसके बाद हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में अब हमें आइडिया लग गया है। लेट्स सपोज हम एक कॉनकेव मिरर पहले ले लेते हैं, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। इसको मैंने बाहर का सरफेस पेंट किया हुआ है और अंदर वाले सरफेस पे क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज माई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्जेक्ट भी मुझे लेफ्ट साइड में ही रखना है। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। ये देखो कॉनकेव मिरर जो है एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, इस तरह का एक स्फेयर होगा जिसमें से कट करके हमने इस कॉनकेव मिरर को निकाला हुआ है। अब ये जो स्फेयर है इसका एक सेंटर भी रहा होगा, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर। ये जो सेंटर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट। और इस मिरर के अगर हम सेंटर पे पहुंचे, इसके सरफेस पे जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पोल ऑफ दिस मिरर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है बेसिकली। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलने वाले हैं, दिस इज अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर आर, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है स्फेरिकल मिरर्स में। अगर मैं इस मिरर के ऊपर कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराऊं, इस तरीके से कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराऊं, तो ये सारी बीम ऑफ लाइट टकराने के बाद क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे और उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ फोकस ऑफ दिस मिरर, ठीक है। इस पॉइंट पे लेट सपोज ये मीट करने वाली हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ F। और ये सारी लाइट रेज जो हैं ये टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आने वाली हैं, फोकस पे इंसिडेंट होने वाली है। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया फोकस, और ये फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसी को मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ। ये स्मॉल f से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। अब सेम टू सेम ये जो चीजें मैंने कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ की हैं ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होंगी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होने वाला है, कॉन्वेक्स मिरर को अगर मैं ड्रॉ करूं इस तरीके का, इस बार हमारा जो अंदर वाला पोर्शन है वो पॉलिश होगा। इसका मैं अगर स्फेयर ड्रॉ करूंगा तो पीछे की तरफ कुछ स्फेयर बनने वाला है, इस स्फेयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका पीछे है तो इसकी यहाँ पे फोकस भी कहीं पीछे आएगा। अगर यहाँ पे मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट पीछे तो जाएंगी नहीं, क्योंकि पीछे पॉलिश सरफेस है, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर ही कहीं जाने वाली है ना। अब ये जिस भी डायरेक्शन में गई, अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। तो इस तरीके का कुछ मेरा फिगर बनेगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो हम ये डिफाइन कर चुके हैं अब कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम डिफाइन कर चुके हैं कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें याद रखना है, दैट इज ये जो फोकल लेंथ होती है दिस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें हमेशा याद रखना होता है। ये जो आपको फोकस मिलने वाला है ये एग्जैक्ट C और P के बीच में हमेशा मिलेगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे आपका P है, ये C है, और F आपको हमेशा एग्जैक्ट मिडिल में मिलने वाला है P और C। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है स्फेरिकल मिरर्स में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन, जैसे हमने प्लेन मिरर से इमेज को फॉर्म किया था, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, हर पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम कुछ रूल्स याद रखते हैं, इन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं इजीली।
तो ये रूल्स क्या है फटाफट एक बार देख लेते हैं, फिर हम इमेज सारी फॉर्म नहीं करेंगे, आपको फिर समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर कोई कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, अगर कभी भी आपकी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सपोज इसका प्रिंसिपल एक्सिस था, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, सेम केस आपका कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी होगा। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये टकराने के बाद किस डायरेक्शन में पीछे जाएगी, फोकस की डायरेक्शन में पीछे मुड़ जाएगी। इधर कहीं आपका फोकस होगा तो ये इधर पीछे चली जाएगी, राइट। तो ये आपका पहला रूल है। सेकंड रूल बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है। अगर कोई लाइट रे आपकी कहाँ से पास होते हुए आ रही है, फोकस से पास होते हुए आ रही है, लेट्स सपोज दिस इज द लाइट रे जो फोकस से ट्रेवल करते हुए आ रही है, तो ये टकराने के बाद कैसे निकलेगी, दिस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये दो आपके इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर कोई पैरेलल आ रही है टकराने के बाद फोकस से, कोई फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। और जो तीसरा रूल है वो है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आ रही है, लेट्स सपोज दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पास होते हुए कोई लाइट रे आई, तो ये टकराने के बाद इसी सेम डायरेक्शन में पीछे रिट्रेस होते हुए चली जाएगी। ऐसा होता क्यों है बेसिकली, क्योंकि देखो अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप इस सरफेस से ज्वाइन करेंगे तो आपको ये जो एंगल मिलने वाला है दिस इज बेसिकली 90 डिग्री, है ना। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये बेसिकली है क्या, ये नॉर्मल ही है। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होने वाला है। तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सेम इंसिडेंट रे को रिट्रेस करने वाली है पाथ, ठीक है। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम कुछ इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। सारी इमेज हम फॉर्म नहीं करेंगे अभी इस लेक्चर में, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो देखो हम कॉनकेव मिरर से कुछ देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में लेट सपोज एक दो केस में ले लेता हूँ। यहाँ पे आपका ये कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और मैंने लेट सपोज अपनी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है सी और एफ के बीच में कहीं पे। तो इससे कुछ इंसिडेंट रेज निकल रही होंगी, अपने को वही करना है, दो इंसिडेंट रेज निकालनी है और उनको रिफ्लेक्ट कराना है। सबसे पहले मैं एक पैरेलल रे निकाल देता हूँ। ये पैरेलल रे टकराने के बाद फोकस से जाने वाली है, अब हम रूल पढ़ चुके हैं, हमें पता है, ठीक है। दूसरी रे अगर मैं निकालूं फोकस से, तो ये रे टकराने के बाद पैरेलल निकलने वाली है, राइट। तो कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये दोनों रेज जहां पे मीट हुई है वहीं पे मुझे क्या मिलेगी, मेरी इमेज। तो इस पॉइंट पे मुझे ये हेड मिल रहा होगा जो यहाँ पे बना था। तो अगर मैं पूरी इमेज को ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे को इमेज मिलने वाली है, राइट। और इस इमेज की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये कैसी इमेज है, दिस इज अ रियल इमेज। रियल इमेज क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में एक दूसरे से मीट की है। दूसरा ये जो इमेज है दिस इज इन्वर्टेड, इस बार जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी है, तो इट इज इन्वर्टेड इमेज। और तीसरा हमें दिख रहा है कि इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो इट इज एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी होती है। तो कॉनकेव मिरर में देखो आप पीछे अगर इन्फिनिटी से आना शुरू करोगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है बहुत दूर, तो उससे पैरेलल रेज आ रही होंगी, वो कहाँ पे मिल रही होंगी, फोकस पे मिल रही होंगी। तो आपको इमेज मिल रही होगी फोकस पे, एक छोटी सी इमेज मिल रही होगी। जैसे जैसे आप आगे आना शुरू करोगे आपकी इमेज का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो इन्वर्टेड इमेज है और वो आपको कहाँ पे मिल रही है, फोकस से पीछे की तरफ जाने लगेगी वो इमेज। ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है और इमेज फोकस से पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन वो अभी इन्वर्टेड इमेज है और उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर पहुंच जाएगा, उस टाइम पे आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज फोकस पे बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो वो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही होगी, वो आपकी रेस कहीं पे भी मीट नहीं कर रही होंगी, ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में। फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस आएगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से आगे प्लेस होगा। इस वाले केस को हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार मैंने जो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है वो फोकस से आगे कहीं पे रखा हुआ है, राइट। अगर यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन कराना चाहूँ तो कैसे करा सकता हूँ, सबसे पहले एक पैरेलल बीम को निकाल लूँ, कहाँ से ले जाऊँ, फोकस से ले जाऊँ, राइट। इसके बाद मैं एक बीम को निकाल सकता हूँ इस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, ऐसी किसी डायरेक्शन में बीम को निकालूं, ये टकरा के वापस जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इस साइड अगर मैं देखूं तो ये दोनों रेस कैसी हैं, डाइवर्जिंग रेस है, डाइवर्जिंग रेस। क्या ये एक दूसरे से मीट करेंगी, नहीं। तो अगर इधर कोई देख रहा होगा ऑब्जर्वर तो उसको कहाँ से आती हुई दिख रही होंगी ये रेस, उसको ये यहाँ पीछे से कहीं से आती हुई दिख रही होंगी। अगर मैं इन दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो यहाँ से कहीं से आती हुई दिख रही होंगी, तो यहाँ पे इस बार मुझे इमेज मिलने वाली। और ये जो इमेज है कैसी होगी, दिस इज अ डायरेक्ट इमेज और अ वर्चुअल इमेज। ये इरेक्ट है, सीधी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज भी सीधी। और दूसरा ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि इस बार लाइट रेज ने एक्चुअली एक दूसरे को मीट नहीं किया, हमें ऐसा लग रहा है कि वो पीछे किसी पॉइंट से आ रही है, ठीक है। और ये भी एनलार्ज्ड इमेज बनती है, एनलार्ज्ड इमेज,
ठीक है, तो ये केस आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है हमेशा। इसके अलावा अगर हम कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन एकदम हम देखेंगे हमेशा एक ही केस बनता है कॉन्वेक्स मिरर से। अगर ये हमने कोई कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ किया है तो इससे हम कभी भी इमेज बनाएंगे, कहीं पर भी हम चाहे अपने ऑब्जेक्ट को रख लें, इमेज हमेशा पीछे की तरफ ही बनेगी। और वो कैसी इमेज होती है? इरेक्ट इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होगी और उसका साइज हमेशा स्मॉल होगा, स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड इमेज होगी, उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर्स में हमारा जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? ये हमें एक रिलेशन देता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर के बीच में। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे v और u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था इसकी मिरर से जो डिस्टेंस है, ये मिरर से जो इसकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, दिस इज u। और इमेज जो बनी है इस इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से, दिस इज v। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली, मैंने u और v को यहाँ पे शो किया है, व्हाट इज u एंड व्हाट इज v। अगर इस फिगर में मैं देखूँ ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है दैट इज u एंड मिरर से इस इमेज की जो डिस्टेंस है दैट इज v, राइट। और f हम जानते हैं फोकल लेंथ, जो कि पोल से या मिरर से आपके फोकस की जो डिस्टेंस है दैट इज f। अब ये जो फॉर्मूला आपको लगाना है साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हमें कैसे लेना है? लेट्स सपोज मैं इस तरीके से अपना एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइट। ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो ये कॉनकेव मिरर अगर मैंने इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट भी मुझे डेफिनेटली इधर की तरफ ही प्लेस करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे आएंगी और इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास आनी चाहिए। अब हमें साइन कन्वेंशन याद रखना है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज से। यहाँ पे इंसिडेंट रेज जो आने वाली है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आने वाली है, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव, और इससे पीछे वाली जो लेफ्ट वाली डायरेक्शन है दिस इज नेगेटिव। यानी इंसिडेंट रे हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करेगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अब इस वाले मिरर का फोकस आप देख सकते हो किधर होने वाला है, इसका जो फोकस होगा वो इधर लेफ्ट साइड में कहीं पे होगा। तो ये जो डिस्टेंस आप देखोगे मिरर से फोकस के बीच में, दिस इज फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ इस बार पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ये मिरर से लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? अब मिरर से राइट साइड सारा का सारा पॉजिटिव है और अब मिरर से लेफ्ट साइड सारा का सारा नेगेटिव है, राइट। तो ये फोकल लेंथ इस बार क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, ये भी कैसी होने वाली है? ये भी लेफ्ट साइड में आ गई है तो ये भी नेगेटिव होने वाली है। अब हमें इमेज देखनी होगी कहाँ पे बन रही है। इस केस में इमेज भी इधर ही कहीं बनने वाली है हमारी, तो इस केस में v भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला केस था, ये जो हमने बनाया था जब मिरर के पीछे हमारी इमेज बनी थी, इस केस में जो हमारी v थी वो क्या थी? पॉजिटिव थी, क्योंकि इधर की साइड से इंसिडेंट रेज आ रही है तो ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव। यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव थी, दिस इज नेगेटिव, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो भी नेगेटिव साइड में रखा हुआ था, u भी हमारी नेगेटिव थी। तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है और ये मिरर फॉर्मूला हमें यूज करना होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है, उसका साइज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन बेसिकली होता क्या है? दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको भी हमें साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जितनी भी हाइट्स होंगी उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और नीचे की जितनी भी हाइट्स होंगी उनको हम बोलने वाले हैं नेगेटिव। तो ये वाला जो आपका केस था, फर्स्ट वाला केस, इसमें जो हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा हुआ था, इरेक्ट था, तो इसकी हाइट पॉजिटिव लेंगे। जो इमेज बनी थी वो इन्वर्टेड थी तो इमेज की हाइट को नेगेटिव लेंगे। तो इस केस में आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में कुछ ना कुछ आता। और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू क्या? -v/u। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले में हमेशा माइनस साथ में लगाना है और v और u की वैल्यू आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही रखनी है। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू आईज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेवलेंथ्स दी हुई हैं, आपको बताना है विजिबल लाइट की वेवलेंथ कौन सी हो सकती है। तो हम जानते हैं विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹, तो दिस इज 4 × 10⁻⁻⁹
-7 मीटर टू 7 इंटू 10⁻⁻⁻7 मीटर्स। अब इस रेंज में यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सो दिस इज बेसिकली आवर विजिबल लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 3000 एंगस्ट्रॉम इज। अब देखो हम यहाँ पे जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। आप जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल्स टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। और ये स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, दिस इज 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेवलेंथ आपको दी हुई है कितनी, 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर आप देखोगे कितना होने वाला है, 10⁻⁻7, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये उधर जाके कितना हो जाएगा 10⁻7। तो 7 और 8 मिलके कितना बनने वाले हैं 10⁻15। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10⁻15 हर्ट्ज। सो दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर सफर्स अ डेविएशन ऑफ। अगर कोई रे ऑफ लाइट आपको इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली, नॉर्मली एक प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इसको ऐसे जाना था, और ये रिफ्लेक्ट बैक होकर कैसे जाने वाली है, परपेंडिकुलरली आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और ये सीधा ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो अब ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, आपके ओरिजिनल पाथ और एंगल ऑफ और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस केस में डेविएशन कितना होने वाला है 180 डिग्रीज। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट बीम मस्ट। देखो हम जानते हैं कि रियल इमेज बनने के लिए जो आपकी लाइट रेज है वो कैसी होनी चाहिए, ये समझ लो आपका प्लेन मिरर है, इससे जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे थे तो हमें कैसी डाइवर्जिंग रेज मिलती थी। तो एक्चुअली में इस पे रेज कैसी आनी चाहिए, कन्वर्जिंग रेज आनी चाहिए। अगर कन्वर्जिंग रेज आएंगी वो ही रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करेंगी, है ना। अगर ये एक्चुअल में मीट करेंगी तभी हमें रियल इमेज मिलेगी। तो ये बेसिकली रेज कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जिंग रेज होनी चाहिए। तो कन्वर्जेंट रेज, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि कन्वर्जिंग रेज अगर प्लेन मिरर के ऊपर आएंगी तभी आपको रियल इमेज मिल सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिगर शोज 2 प्लेन मिरर्स टू ईच अदर। अब यहाँ पे आपको 2 मिरर दिए हुए हैं, दैट इज M1 एंड M2, और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O जो 5 सेंटीमीटर दूर है M2 से और 10 सेंटीमीटर दूर है M1 से। अब आपको बनानी है देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर M2। आपको बताना है M2 से जो सबसे करीब जो 3 इमेजेस मिलने वाली हैं उनका डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम इमेजेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर पीछे है M2 से, तो सबसे पहले एक इमेज इसकी यहाँ पे बन रही होगी, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इमेज, ठीक है। और इसकी ये कितनी दूर बन रही है यहाँ से, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी एक इमेज यहाँ पे M1 बना रहा होगा, ये M1 ने जो इसकी इमेज बनाई है ये कितनी दूर है यहाँ से, दिस इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि ये जो 10 सेंटीमीटर वाली इमेज बनी है ये भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी M2 के लिए, तो इसकी एक इमेज M2 बनाएगा। ये M2 से कितनी दूर है, 10 + 15 यानी 25 सेंटीमीटर दूर है। तो ये M2 से पीछे 25 सेंटीमीटर दूर इसकी एक इमेज बनाएगा, यहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी। और ये बेसिकली यहाँ से कितना दूर है, इधर से 20 सेंटीमीटर और मिरर से 25 सेंटीमीटर। ये जो 2 था, ये 2 की इमेज बनी है, इसको मैं बोल देता हूँ 2 डैश, ठीक है। ऐसे ही 1 की एक इमेज बना रहा होगा M1 से 1 कितना दूर है, M1 से 1 20 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 20 सेंटीमीटर दूर इसकी एक इमेज यहाँ पे बना रहा है, दैट इज 1 डैश। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये फर्स्ट 2 डैश से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर, राइट। अब इसके बाद ये जो इमेजेस बनी है, ये जो 1 डैश बनी है, 1 डैश की भी एक इमेज बनने वाली है। 1 डैश कितना दूर है M2 से, दिस इज 20 सेंटीमीटर + 15 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर दूर है। तो यानी इससे 35 सेंटीमीटर पीछे एक इमेज बनेगी। 25 सेंटीमीटर पीछे ये था, इससे और 10 सेंटीमीटर पीछे एक इमेज बन रही होगी, दिस इज द इमेज ऑफ 1 डैश। इसको मैं 1 डबल डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोजली देखूं कि M2 से सबसे करीब जो इमेजेस बनी है 3, वो कौन कौन सी इमेजेस है। तो जो पहली इमेज है दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम M2, दूसरी जो इमेज बनी है वो 25 सेंटीमीटर दूर है, और ये जो तीसरी इमेज बन रही है 35 सेंटीमीटर दूर है। तो 5, 25 एंड 35, तो ये अपना आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, 5, 25 एंड 35, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स हैं जिनको हमने एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंसिडेंट रखा हुआ है, और एक ये इंसिडेंट रे आ रही है, और ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ये पैरेलल है मिरर M2 के,
और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन M2 के पास गई, फिर M2 के ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे निकली है इमर्जेंट रे वो M1 के पैरेलल निकली है। तो इस तरीके का केस आपका हो रहा है। आपसे जो पूछा हुआ है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ये आपको बताना है। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपली ज्योमेट्री से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो लाइन आई है इंसिडेंट रे ये M2 के पैरेलल है, यानी ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल हैं और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, दिस इज आल्सो शुड बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। और अगर ये 60 डिग्रीज हो गया तो एंगल आई कितना होगा, ये पूरा बीच में नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है हमने, है ना, नॉर्मल से प्लेन सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो दिस 90 डिग्री शुड बी इक्वल टू आई प्लस 60, तो आई शुड बी इक्वल टू क्या 30 डिग्रीज। तो आपका जो आंसर आने वाला है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इट शुड बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 72 डिग्रीज। तो देखो हमने आपको एक फॉर्मूला भी डिस्कस नहीं किया कि अगर कोई दो प्लेन मिरर एक दूसरे से किसी सर्टेन एंगल पे प्लेस है ना, ये दो मैंने मिरर रख दिए, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, और यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया इनके बीच में, तो इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाली हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला होता है कि आप सबसे पहले देखिए ये एंगल कितना है, इस एंगल को आप 360 से डिवाइड कीजिए, 360 बाई थीटा। अगर ये वैल्यू आपको क्या मिल जाए, इवन वैल्यू मिल जाए, ठीक है, इस वैल्यू का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट सपोज दिस इज n, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू आपको इवन मिल जाए तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस जो आपको मिलेंगी दैट शुड बी इक्वल टू n-1, ठीक है। और दूसरा केस बन सकता है अगर ये 360 बाई थीटा जो आपने किया है n की वैल्यू आपको क्या मिल जाए, ऑड मिल जाए, n की वैल्यू ऑड नंबर कोई आ जाए। अगर ऐसा होता है तो उस केस में फिर आपको देखना होगा ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है ये सिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ है, एग्जैक्ट दोनों के बीच में रखा हुआ है, दोनों के बीच में रखा हुआ है या थोड़ा बहुत इधर उधर रखा हुआ है। अगर ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है देन जो आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिलने वाली हैं दैट शुड बी इक्वल टू सेम n-1। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, किसी असिमेट्रिकल पोजीशन पे अगर ऐसे कहीं रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं रख दिया, इस वाले मिरर के ज्यादा पास है उससे ज्यादा दूर है, तो उस केस में जो आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे दैट शुड बी इक्वल टू n, ठीक है। n-1 आपको कब मिलेंगे, जब ये सिमेट्रिकली रखा होगा, अदरवाइज n आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें जो एंगल दिया हुआ है दोनों मिरर्स के बीच में दैट इज 72 डिग्रीज। तो 72 डिग्रीज को अगर हम 360 बाई 72 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दिस विल कम आउट टू बी 5, और 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, दिस इज एन ऑड नंबर। और क्योंकि ये इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे रखा हुआ है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी n-1 यानी 5-1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इस केस में आपको 4 इमेजेस मिलने वाली हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, 360 बाई थीटा कीजिए आपको n मिल जाएगा, फिर देखिए ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डेंटिस्ट यूजेस अ स्मॉल मिरर दैट गिव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ 4 व्हेन इट इज हेल्ड 0.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द टूथ, ठीक। तो आपको मैग्निफिकेशन की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, बेसिकली m आपको दिया हुआ है कितना है, 4 है, तो यानी कि इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, और इसको कितना दूर रखा हुआ है आपने, u की जो पोजीशन आपको दी हुई है कि आपने ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा हुआ है, -0.6 सेंटीमीटर दूर आपने प्लेस किया हुआ है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा हुआ है कि r क्या होगा, व्हाट विल बी द r ऑफ दिस मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको फोकल लेंथ पता चल जाए तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि r इज इक्वल टू बेसिकली क्या, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो m से हमें एक यहाँ पे रिलेशन मिलेगा किसके बीच में, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4, तो यानी कि हमें जो v की वैल्यू गिवन है v इज इक्वल टू -4u। तो अगर u की वैल्यू हम देखें कितनी थी, u की वैल्यू है 0.6, इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी कि v इज इक्वल टू 4 इंटू 0.6 दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। और अगर हमें u पता चल चुका है, v पता चल चुका है, तो अब हम इजीली f को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, मिरर फॉर्मूला से। वी नो दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1/v आपका 1/2.4 एंड -1/0.6, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यूज रखनी है। v आपका पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रखो, u नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव रखो, तो यहाँ पे आपको 1/f की वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर आप उधर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका कितना, 2.4, ऊपर आएगा 1, यहाँ पे आएगा -4, तो इट विल बी इक्वल टू -3/2.4। तो f की वैल्यू आपको मिलेगी, f विल बी इक्वल टू
माइनस 2.4/3, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.8 सेंटीमीटर्स। तो ये आपकी फोकल लेंथ आने वाली है, और फोकल लेंथ अगर माइनस 0.8 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1.6 सेंटीमीटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, माइनस 1.6, और माइनस वैल्यू शो करती है कि आपका कौन सा मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, कॉनकेव मिरर, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन अब हमारा बचा हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। A boy stands straight in front of a mirror at a distance of 30 centimeter away from it. He sees his erect image whose height is 1/5 of his real height. The mirror he is using is, देखो हमने डिस्कस भी किया था कि आपको इरेक्ट इमेज जो है वो दो ही केस में मिल सकती है, या तो कॉनकेव मिरर में मिल सकती है अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस से आगे रखा हुआ है, लेकिन उस केस में आपकी मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होती है, आपकी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, 1/5 है। तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करो, उसकी इरेक्ट इमेज बनती है जिसका साइज हमेशा छोटा होता है, और ये वर्चुअल इमेज होती है। तो इसी तरीके का केस यहाँ पे हो रहा है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो स्टडी हार्ड एंड गुड लक।